नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि डबल इंजन का दम। दरअसल बात होती रही है मध्य प्रदेश के परिदृश्य में पहले भी कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। बात करें कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का दम देखने को मिलेगा। यानी केंद्र सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार के सहयोग मिलने से मध्य प्रदेश में तेजी से विकास होगा, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश बेमिसाल बनेगा। वहीं प्रदेश में आगामी एक वर्ष में अधोसंरचना विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों का जो हिस्सा मिलता है वह भी बढ़कर मिलने वाला है और 90,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जा रहा है बजट में। मध्य प्रदेश को ज़्यादा राशि मिलेगी, ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। मध्य प्रदेश में विकास कार्य तेजी से होंगे। साथ ही जो बातें कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश के विकास में कौन कौन सी चीज़ें बाधक हो सकती हैं, वो बाधाएं कैसे दूर हो सकती हैं। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि का मध्य प्रदेश सरकार कैसे खर्च करने वाली है, उससे मध्य प्रदेश के विकास को क्या गति मिलने वाली है, मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर और क्या सूरत और क्या सीरत बदलने वाली है, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी। वंदना त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी। समर सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, वंदना त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूँगा। डबल इंजन सरकार का दम दिखने वाला है, वो ताकत दिखने वाली है। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है, उसका प्रावधान किया जाना है। केंद्र से ज़्यादा मदद मिलने की बात कही जा रही है। सबसे पहले कि मध्य प्रदेश के विकास को क्या गति मिलेगी, क्या मध्य प्रदेश को विकास के पंख लग जाएंगे इस डबल इंजन सरकार की दम होने से? मुझे सुन पा रहे जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, तो आप निकट आकर के कहें। जी जी। देखिए सूरज जी, सूरज जी देखिए, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि केंद्र ये कह रहा है कि विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये कुछ व्यवधान के कारण आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। वापस आता हूँ आपके पास। मैं समर सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है मध्य प्रदेश के विकास की। केंद्रीय करों का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश को ज़्यादा मिलेगा और मध्य प्रदेश में विकास होगा। और एक बड़ी राशि की बात कही जा रही है कि पूंजीगत निवेश की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यहाँ जहाँ जो चर्चा आ रही है कि डबल इंजन की सरकार के दम से मध्य प्रदेश विकास करेगा। सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? दूसरा, विपक्ष की भूमिका होने के नाते मध्य प्रदेश को किस विकास की दिशा में और कैसे विकास की दिशा में आप देखना चाहते हैं? अ, पहले तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को डबल इंजन की सरकार न मानते हुए एक रिमोट कंट्रोल सरकार मानती है, हम्म। जिसका रिमोट कंट्रोल केंद्र में अपने मोदी जी के पास में, अमित शाह जी के पास में है। हम्म। गैर महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे लाउड स्पीकर उतरवाना हो या मास्क के दुकानों पर प्रतिबंध लगाना हो, वो हम्म। मोहन यादव जी ले सकते हैं। हम्म। लेकिन जहां पर भी बड़े व्यवसायिक और किसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण मुद्दों की बात आती है, तो उनके पास में इतना वो नहीं है कि वो स्वयं से अपने विचार से डिसीजन ले सके। और जहां पर हमने भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर डबल इंजन की सरकार देखी, तो हम उसको, जो कांग्रेस पार्टी समझती है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब है दो लोग बेचते हैं, दो लोग खरीदते हैं। अच्छा। मतलब मोदी जी और अमित शाह जी बेचते हैं और अडानी जी और अंबानी खरीदते हैं। ठीक है। अब चूंकि आप दूसरे प्रश्न के उत्तर पे आता हूं मैं, आपने मुझसे पूछा कि विपक्ष की भूमिका में हम क्या रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं हम्म। कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में सतत रूप से बनी रहेगी और ये इस चीज पर अपनी पैनी नजर रखेगी कि जो पैसा प्रदेश के विकास के लिए आ रहा है, हम्म। उसके अंदर 50% की जो सरकार है, 50% के घोटालों की और कमीशन की जो सरकार है,
उसके जेब में हम 1 रुपया नहीं जाने देंगे। इस संकल्प के साथ में हम लोग इनके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो सरकार के पास राशि आएगी, केंद्र से सहायता मिलेगी, वो राशि उचित रूप से खर्च हो, प्रदेश के विकास में खर्च हो, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, जैसा अभी कहा, समर सिंह जी ने कहा कि डबल इंजन का मतलब है कि 2 लोग बेचेंगे, 2 लोग खरीदेंगे, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि डबल इंजन का तात्पर्य है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। इसके क्या सापेक्षित परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए सूरज जी, डबल इंजन की सरकार का जो दम विषय है, इसमें दोनों चीजें समाहित की गई है कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है और केंद्र की सरकार उसको किस तरह से समर्थन करेगी, सपोर्ट करेगी। सरकार में अपने संघीय व्यवस्था का प्रावधान है और जो राज्य सरकारें होती हैं उनको केंद्र का सपोर्ट मिलता ही आया है, चाहे वो किसी भी दल का हो। जी। तो ये इससे इतर है कि हम जो देखते हैं कि केवल भाजपा की सरकार यदि यहाँ पर है, भाजपा की वहां पर है, तो ऐसा होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन होना नहीं, ये भी नहीं हो, कांग्रेस की भी सरकार होती तो भी होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अधोसंरचना की। जी। बात ये, आपने शुरुआत में रिपोर्ट में कहा कि 90,000 करोड़ से अधिक मिलेंगे, और अभी जो प्रावधान किया है इन्होंने अपने बजट में राज्य सरकार ने, वो भी 60,000 करोड़ के लगभग किया है, तो वो भी अधोसंरचना पर काम कर रहे हैं। जी। मेरा इसमें सवाल एकमात्र यही है कि इसके पहले भी सरकारों ने अधोसंरचना के बजट पर बहुत पैसा व्यय किया, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। आप उज्जैन का उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस प्रवक्ता भी उज्जैन से आते हैं, मोहन यादव जी भी उज्जैन से आते हैं, मैं भी उज्जैन से आता हूँ, इसलिए मैं एक विषय आपको बता देता हूँ कि महाकाल महालोक में जो मूर्तियां लगी, उसमें 84 करोड़ की मूर्तियां बताई गई थी। ये अधोसंरचना का एक हिस्सा था जो वहां के विकास पर खर्च हुआ, और वो 84 करोड़ की मूर्तियां क्योंकि फाइबर की थी और वे टूट गई, कई टूट गई, जिसको मुद्दा भी बनाया गया। मेरा सवाल यहाँ से ये शुरू होता है कि यदि इतना पैसा लगा और वो फाइबर की मूर्तियां हिंदू मंदिरों में लगती नहीं, वो लगाई गई, और अब मोहन जी जब भी विधायक थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम नए सिरे से सारी मूर्तियां पत्थर की लगाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि 84 करोड़ जो आपने उस समय व्यय हुआ, उस समय विरोध नहीं हुआ, वो लग गई, और अब आप वापस से उसी के लिए फिर से पैसा का प्रावधान कर रहे हैं। तो इस तरह से जनता के गाड़े पसीने की कमाई यदि इस तरह से व्यय होगी, और ये जो भी पैसा आता है, ये सब हिसाब किताब जो भी अपन टेबल पे टेक्निकल बात करते हैं, मेरा मानना है कि ये जनता का ही पैसा है। जनता का पैसा जनता के लिए जनता में खर्च हो रहा है, और यदि उसके बावजूद उसमें ब्यूरोक्रेसी यदि घोटाले करती है, तो तत्कालीन कलेक्टर पे क्या सजा हुई? उसे आपने इंदौर का कलेक्टर बना दिया, जिसके कार्यकाल में मूर्तियां ढही, फर्जीवाड़ा हुआ, उस पर कुछ नहीं हुआ, उनके लोकायुक्त में आग लग गई। मैं इसको लेता सकारात्मक तरीके से हूँ, लेकिन बात ये विपक्ष को भी उठाना चाहिए कि इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, वो मॉनिटरिंग कहाँ गई? सरकार के भी पक्ष के मॉनिटरिंग होना चाहिए, और इसको यदि सकारात्मक नजरिए से देखें तो ये पूरा पैसा सही जगह लगना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं है कि अधोसंरचना पर पैसा आया और वो इस तरह से वेस्टेज हो जाए। मैंने बानगी बताई है उज्जैन का, लेकिन पूरे प्रदेश में इस तरह से होना चाहिए, उस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये हमारा मीडिया के नाते इसमें इस चर्चा में हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक निगहबानी होना चाहिए, और वो निगहबानी की जहां कमी होती तो वहां इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन वंदना त्रिपाठी जी, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वंदना जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सूरज जी, आप मुझे जी, आपकी आवाज आ रही है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अधोसंरचना विकास की, कि मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का दम मिलेगा। हालांकि समर सिंह जी ने डबल इंजन का एक अपना अभिप्राय बताया कि उनके अभिप्राय में डबल इंजन का तात्पर्य कुछ और है कि 2 लोग बेचेंगे, 2 लोग खरीदेंगे, तो वो डबल इंजन हो गया। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है, केंद्र में, और जैसा कि अभी कहा भी, जोशी जी ने भी कहा कि किसी भी दल की सरकार हो, केंद्र को सहयोग करना होता है। लेकिन यदि जो विकास कार्य के लिए राशि आती है, यदि उसका हश्र ऐसा होता है, जो सवाल उठाए गए हैं, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने जो बात कही है कि पहले करोड़ों रुपए की राशि हुई मूर्ति लगवाने के लिए, फिर अब दोबारा से टेंडर निकाला जाएगा, दोबारा राशि खर्च होगी। तो यदि ऐसे ही राशि खर्च होती गई, तो चाहे केंद्र सरकार से कितनी भी सहायता मिल जाए, कितना भी अनुदान प्राप्त हो जाए, या केंद्रीय करों में कितनी भी हिस्सेदारी बढ़ जाए, फिर विकास कार्य तो जैसे के तैसे बने रहेंगे। फिर देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया था। मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी ने ये निर्णय लिया था कि सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी खुद भी अपना आयकर खुद भरें। तो ये अपने आप सरकारी कोष को भरने का तरीका है।
महीने 50 साल बाद जाकर दिया है। सालों से मंत्रियों का जो टैक्स था, उसके ऊपर जो खर्चा था, उससे हमारा जो खजाना था उस पर कितना प्रेशर आता, कितना दबाव आता। तो ये मुख्यमंत्री जी का एक सकारात्मक निर्णय था। इसी प्रकार से सकारात्मकता है, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जो भी राय आएगी उससे वो सही से इस्तेमाल करेंगे, सही दिशा बताएंगे। जब से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुखिया बने हैं, तो जितने भी हैं सब सकारात्मक विकास के साथ, और विशेषकर जो शिवराज सिंह चौहान जी बेटियों को आगे बढ़ाने की बात, महिलाओं को उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने चल रहे हैं। जो स्कूल है, स्कूल शिक्षा के लिए जो बजट आने वाला है उसमें राशि आवंटित की जा रही जो है। बजट आने वाला है, जिसकी आप बात कर रही हैं वंदना जी की, बजट आने वाला है तो बच्चों के विकास में वो राशि खर्च की जाएगी। जो मार्च में आज से 3 महीने पहले बजट आ चुका है महिला बाल विकास विभाग में अनाथ बच्चों के लिए, परित्यक्ता महिलाओं के लिए, उस बजट का तो आवंटन अभी तक हो नहीं पाया महिला बाल विकास विभाग से। आज ही हमारे यहाँ खबर चली है। जी, लगी हुई थी और आचार संहिता के दौरान कुछ व्यवधान के कारण आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन समर सिंह जी यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि बात हो रही है केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ जाए, ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश को केंद्र से मिलने लगे। मध्य प्रदेश में जैसे कि अभी बताया, वंदना जी ने भी बताया कि भाई ठीक है, अब मंत्री जो हैं खुद मुख्यमंत्री सहित अपना अपना आयकर खुद भरेंगे, बचत हो जाएगी, मध्य प्रदेश के खजाने से जो राशि जा रही थी वो बचने लगेगी। लेकिन बजट आने के बावजूद जो एक मिशन चलाया जा रहा है, मिशन वात्सल्य के तहत जो योजना है केंद्र सरकार की, उस योजना में मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, परित्यक्ता महिलाओं के लिए जो राशि वहां से जारी कर दी गई है, वो बजट जो आ चुका है, मार्च में आ चुका है, उसके बाद अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे विकास कार्य की हम बात करें कि विकास कार्यों के लिए बजट आएगा और वो पड़ा रखा रहेगा, नहीं खर्च हो पाएगा, तो उसकी निगहबानी कौन करेगा? समर सिंह जी देखिए, बीइंग कांग्रेस और हम विपक्ष के रूप में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो योजनाएं हमारी नजरों में आ रही हैं और जिसके ऊपर वाकई में काम नहीं हो रहा है, हम उसके ऊपर दमदारी से अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन जो कुछ योजनाएं हैं जहां पर बाले बाले ही सब चीजें हो जाती है, मत आ जाता है, हम जो परित्यक्ता महिला है उनसे पर्टिकुलर एक एक से जाके मिल नहीं सकते, ना अनाथ बच्चों से हम लोग ऐसे मिल सकते, क्योंकि वहां पर कोई हमारे पास में से मॉनिटरिंग सिस्टम या हमारे पास में से कोई पावर नहीं है। ये कार्य तो खुद बीजेपी सरकार को करना चाहिए कि हम उन बच्चों तक वो मत पहुंचे। क्या होगा अंतोगत्वा, वो मद आई है और वो लैप्स हो जाएगी। नहीं, लेकिन समर सिंह जी, जब ये जानकारी क्योंकि पत्रकारों तक पहुंच रही है, मीडिया संस्थानों तक ये बात पहुंच जा रही है, तो भाई आप तो विपक्ष में हैं, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपके लोग उन तक तो पहुंचना चाहिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जैसे कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारे नजरों में हमारे जैसे ही नोटिस में सब चीजें आती है तो हम जाते हैं, और बिल्कुल आगे भी अगर कुछ ऐसी चीज होगी तो हम उसके अंदर पुरजोर तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, और जो लाभार्थी है उन लोगों को उनका हिस्सा मिले, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस करेगी। नहीं, लेकिन जैसा कि अभी मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया महिला बाल विकास विभाग का, लेकिन यहाँ जो सवाल आ रहा है कि जो राशि आएगी, यहाँ 60,000 करोड़ रुपए अब तक की सर्वाधिक राशि अधोसंरचना विकास के लिए बजट में प्रावधान किया जाना है, तो वो राशि सही खर्च हो, जैसा कि आपने भी पहले कहा कि वो राशि सही खर्च हो, उसकी निगहबानी करना है। लेकिन निगहबानी आपने कहा अब तक जानकारी नहीं आ रही है, तो जानकारी नहीं आएगी, आप जानकारी नहीं उठाएंगे तो निगहबानी कैसे कर पाएंगे फिर? देखिए, मैंने जैसे ही नोटिस में आता है, जैसे ही हमारे उसमें आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और हम लोग बीइंग कांग्रेस हम जाएंगे वहां पर, अपने पुरजोर विरोध जताएंगे। जहां से आपने बोला कि 60,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं, आज ही क्या किसी प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है कि 88,450 540 करोड़ रुपए, 543 करोड़ रुपए कर्ज लेने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कर्ज लेने वाली है। ये एक चीज है। तो मुझे यहाँ पर इनके इकोनॉमिक्स का फंडा जो है समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस प्रकार से काम करेंगे। एक तरफ ये लोन ले रहे हैं अपनी फ्रीबीज की योजनाओं को देने के लिए, दूसरी बात ये पैसा इनके पास में आ रहा है, तो किस प्रकार से पैसों का संतुलन होगा। मैं जोशी जी से जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया अधोसंरचना के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको मेरे शहर की अगर घटना बताऊं तो यहाँ पर एक 6 लेन रोड का प्रस्ताव हो चुका है, वो प्रस्ताव होने वाला है, ये पूरे शहर को पता है। उसके बावजूद उस रोड के ऊपर दोनों तरफ खंबे लग गए हैं, मतलब कल अगर रोड बनेगी तो नए खंभों को हमको तोड़ना होगा। तो इस प्रकार से बिना योजना के अगर जो सरकार काम कर रही है, तो बेशक
वो 10 रुपए काम 100 रुपए में करके ही मानेगी। चलिए, बिल्कुल ठीक ठीक है, आपने कहा कि एक योजना होना चाहिए और उस योजना के तहत ही काम होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, यहाँ जो बात अभी उठाई कि वो एक सड़क का उदाहरण दिया आपने कि सड़क बनने वाली है, पूरे शहर को पता है, लेकिन तब भी दोनों तरफ खंभे लगा दिए गए। लेकिन इस तरह से यदि काम होगा तो 60,000 करोड़ अधोसंरचना विकास के लिए बजट में प्रावधान होने वाला है केंद्र सरकार से, जो और अधिकतम राशि मिलने वाली है, तो वो राशि तो फिर ऐसे ही चली जाएगी। देखिए सूरज जी, मैं फिर से अपनी इस बात को दोहराता हूँ कि योजना बनाना, पैसा लाना, ये अलग विषय है, लेकिन उस पैसे का सही जगह पर नियमानुसार और मॉनिटरिंग के साथ उपयोग होना, ये एक अलग विषय है। बात जब हम अधोसंरचना की करते हैं तो ये बताइए कि अधोसंरचना में के नाम पर अभी तक की सरकारों ने कितना पैसा खर्च किया? क्या अधोसंरचना इतने सालों में जो हम विकास कार्य की बात कर रहे हैं, क्या अभी इसके पहले की सरकारों ने अधोसंरचना पर बजट खर्च नहीं किया? उसका क्या हुआ? अभी आप 90,000 करोड़ केंद्र से लेकर के आएंगे, इस पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो इसका ऑडिट होना चाहिए। ये बिना ऑडिट, आप बताइए कि ऑडिट कौन करेगा? जब आप उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को भेजते हैं तब वो अगली राशि रिलीज करता है। तो जब आप उपयोगिता प्रमाण पत्र लाते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो उस कार्य की गुणवत्ता भी तो परखिए। जो ब्रिज गिर जाते हैं, जो सड़कें, जिन आप BRTS की बात कर लीजिए, भोपाल में पहले बनाया गया, अब उखाड़ा गया। जब बनाया ही गलत था तो फिर उसको उखाड़ने का तो प्रावधान है ही। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मूर्तियों का है, सड़कों का है, या अन्य जो भी, ये सब विकास कार्यों में आते हैं, सब अधोसंरचना में आते हैं। तो पहले सरकार किस मानसिकता के तहत इनको शुरू करती है और फिर किस तरह इनको यू टर्न लेकर सुधारती है, इस पर बात होना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी योजना बनाती है, उसी ब्यूरोक्रेसी को इसके इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदारी यदि होती है, तो उसमें सरकार के लोग भी होना चाहिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए, और विपक्ष के भी लोगों को रखा जाना चाहिए। ये हमारे भारत सरकार में इस तरह का भारत में नहीं होता है, लेकिन विदेशों में जब भी इस तरह के दो दल होते हैं, वहां पर ये होता है कि उनके समन्वित लोग उस पूरे कार्य संरचना पर साथ देते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। यदि कोई कमी है तो दोनों पक्ष की रिपोर्ट आ जाती है। तो आप जनता के लिए काम यदि करना चाहते हैं तो ईमानदारी से करिए। जनता के लिए, जनता का पैसा यदि आप खर्च कर रहे हैं तो उसको आप वास्तविक रूप में करिए जहाँ खर्च होना चाहिए। ये आंकड़े जो बता रहे हैं कि हम इतने सालों से, अभी अब कर्जा लगातार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश पर, प्रति व्यक्ति कर्जदार है, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या हम केवल लाडली बहनों को पैसा बांटते रहे, क्या केवल किसानों को पैसा बांटते रहे? विकास कार्यों को पहले करते हैं फिर उनको सुधारते हैं? तो ये पॉलिसी नहीं है, ये मुकम्मल सरकार की रणनीति नहीं है। आपको सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के दल के लोगों को मॉनिटरिंग के लिए तैनात करिए। सरकार ये पहल करना चाहिए। मोहन जी से कई उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि नया मुख्यमंत्री है, नए काम करने वाले हैं, तो उनको ये वाला एक अब तक इस पे विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं उनकी टीम के सदस्य भी मॉनिटरिंग करें और विपक्ष के लोगों को भी इसमें रखा जाए, ताकि जहाँ ये बातचीत आ रही है कि भाई कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रही, उसमें सूक्ष्मता के साथ उस पर प्रैक्टिकल हो जाएगी, मतलब सांच को आँच के। जी, सही कहा आपने कि वहाँ ये चीज़ होना चाहिए। और जैसा जो प्रक्रिया है कि सत्ता पक्ष के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है उसमें, योजना बनाने में, योजनाओं के क्रियान्वयन करने में, तो उसमें विपक्ष के लोग भी यदि होते हैं तो मॉनिटरिंग होती रहेगी। समर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। मैं यही कहना चाह रहा था कि बीजेपी को अगर केंद्र में देखा जाए 10 साल की उनकी जो सरकार है, उसमें उन्होंने इतनी चिंता नहीं पाली कि इसको डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए, चूंकि सामने वाले विपक्ष के पास में जो सीटें नहीं है विपक्षी दल के नेता बनने के लिए, लेकिन वो करना चाहिए था ताकि एक शक्ति का संतुलन और राजनीतिक संतुलित रूप से चल सके। वंदना जी वापस आ रहा हूँ समर सिंह जी आपके पास में। वंदना जी, सवाल उठ रहे हैं कि जो राशि आएगी वो कितनी भी राशि आ जाए, यदि सही क्रियान्वयन नहीं हुआ, योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हुआ, योजनाएं सही नहीं बनी, तो वो कितनी भी राशि आ जाए, प्रदेश में विकास नहीं हो सकता। प्रदेश की जनता कर्जदार बनी रहेगी। आज जैसा कि आज की वर्तमान स्थिति देखें, 3,72,000 करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर 47,000 रुपए का कर्जा है। 88,543 करोड़ का कर्जा फिर सरकार लेने वाली है। 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को, मंजूरी मिल गई है। RBI से ऋण ले सकते हैं, 1% बढ़ाने की बात कही जा रही है ऋण की जो सीमा है उसको। तो ये जो तमाम चीजें हैं, केवल और केवल पैसा आना पर्याप्त नहीं है, और उस पैसे का सही उपयोग होना भी पर्याप्त मायने रखता है। देखिए सूरज जी, सबसे पहले तो मैं समर्थ जी की बात का जवाब दे दूं। देखिए समर्थ जी कह रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, देश को चलाना चाहिए। तो पहले तो समर्थ जी, आप ये बात
स्पष्ट कर दीजिए कि जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में थी तो आपकी पार्टी में जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं उनने ही आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को यानी कि दिग्विजय सिंह जी को सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया कहा था। तो आखिर इसका कारण क्या था? तो माफियाओं को पालना और इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें करना ये कांग्रेस पार्टी का काम था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कर्ज भी लिया है, जनता जो भी कार्य करती है वो जनता के हित के लिए करती है, जनहितैषी कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए करती है। और अभी तक आपने देखा है सूरज जी, जितनी भी जनता के लिए योजनाएं चल रही है उनमें सही समय पर राशि पहुंच रही है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, आयुष्मान के द्वारा जो इलाज का चल रहा हो, या फिर गरीबों के लिए जो आवास की योजनाएं चल रही हो। किसी भी योजना में ऐसा कोई भी लाभार्थी ये नहीं कह सकता कि उन्हें समय से राशि प्राप्त नहीं हुई। तो ये हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार के सामंजस्य के कारण ही हो रहा है। अगर हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार में सामंजस्य है, इसीलिए मध्य प्रदेश में इतनी योजनाएं लागू कर पा रहे हैं, हम ला पा रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए कार्य कर पा रहे हैं। और यही सब कारण है जो जनता बार बार हमें चुनती है। अगर जनता हमें चुनती है इसका मतलब हम उनके हित के लिए, मुझे छोटी सी बात का जवाब चाहिए। जो बात अभी वंदना जी, जो बात जोशी जी ने कही है, जो बात जोशी जी ने कही, मुझे उस बात का जवाब चाहिए आपसे। क्योंकि अभी जैसा सवाल उठा कि उज्जैन में प्लास्टिक की मूर्तियां लगी हैं और 84 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए। एक पहली बारिश हुई, पहली हवा चली, मूर्तियां गिर गई और फिर से वहां उसी जगह पर पत्थर की मूर्ति लगाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा। तो वो 84 करोड़ रुपए तो जनता का पैसा था, वो भी तो टैक्स के माध्यम से आया था सरकार के पास। तो अब ये इस तरह की संरचना पर यदि पैसा खर्च होगा तो एक काम होगा, फिर उसी काम के लिए दूसरी बार, फिर उसी काम के लिए तीसरी बार पैसा खर्च होते जाएगा, तो विकास कैसे हो पाएगा? सूरज जी अगर उन मूर्तियों की बात करें तो हाँ, वो फाइबर की मूर्तियां थी। पहली बात तो ये कि हाँ, वो फाइबर की मूर्तियां थी और उसका कारण था उसकी ड्यूरेबिलिटी। जो फाइबर का जो मटेरियल होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा उनकी गुणवत्ता होती है, ज्यादा समय तक वो उनमें जो कलर है या उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खराब नहीं होती। वंदना जी मेरा सामान्य ज्ञान थोड़ा सा कम है, मेरा सामान्य ज्ञान थोड़ा सा कम है। वंदना त्रिपाठी जी, मेरा सामान्य ज्ञान थोड़ा सा कम है, मुझे उत्तर दे दीजिएगा। मुझे एक मिनट वंदना जी मेरा सामान्य ज्ञान थोड़ा सा कम है। मैं जानना चाहूंगा कि फाइबर प्लास्टिक जो आप बात करें, फाइबर की मूर्तियां थी, तो पत्थर से ज्यादा क्रेडिबिलिटी उनकी है, पत्थर से ज्यादा यूटिलिटी उनकी है, पत्थर की मूर्तियों से ज्यादा? देखिए सूरज जी, पत्थर की मूर्तियों को इनके इंस्टॉलेशन में कंपैरेटिवली खर्चा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू फाइबर। दूसरी चीज, जो ये बीआरटीएस का प्रश्न उठा रहे थे, तो जब बीआरटीएस बनाया गया था तो ये सोचकर बनाया गया था कि जनता के लिए सुचारू रूप से हम जो यातायात की व्यवस्था है वो प्रोवाइड करेंगे। हमने अपनी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी। लेकिन जिस प्रकार से भोपाल में हो ट्रैफिक का जो दबाव बढ़ रहा है और जिस प्रकार से भोपाल में अब मेट्रो आ गई है तो बीआरटीएस की उतनी ज्यादा नीड नहीं है, इसलिए हमने हटाया है। तो जब डेवलपमेंट की जो नीड होती है तो चेंजेस किए जाते हैं। दिल्ली वगैरह में भी आपने देखा है कि मेट्रो बनाने के लिए बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीजों को तोड़ा फोड़ा गया है और आज उसकी वजह से दिल्ली या मुंबई में भी मेट्रो ट्रेन जो चल रही है उसकी वजह से लोग सुचारू रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, हालांकि ठीक है वंदना जी, जैसा आपने कहा, ठीक है कि हम विनाश की गति पर विकास कार्य कर रहे हैं। ये जो चीजें कि हम तोड़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, तमाम चीजें होती रहेंगी। हालांकि समय की सीमा है। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, पूरी परिचर्चा पर आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं। साथ ही वास्तव में वो जो राशि आ रही है या अब तक की सर्वाधिक राशि जो अधोसंरचना विकास के लिए 60,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया जाना है, इन तमाम चीजों को देखते हुए यदि हम बात करें, क्योंकि अभी जो राशि आएगी उसमें हम बात करें राज्य अपने संसाधनों से भी खर्च करेगा और इसमें सड़क है, पुल है, सिंचाई है, सीएम राइज स्कूल है, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज है, चिकित्सा महाविद्यालय है, औद्योगिक केंद्र की बात कही जा रही है कि औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी। तो वास्तव में ये राशि इसी पर खर्च होगी। यदि खर्च होती है तो प्रदेश की तस्वीर कैसे होगी? और सिर्फ राशि आती है और इस पर खर्च करने का अभिनय किया जाता है, उपक्रम किया जाता है, तो प्रदेश की तस्वीर कैसे होगी? देखिए सूरज जी, इसको दो शब्दों में आप समझ लीजिए कि यदि राशि आ रही है और राशि अधोसंरचना पर खर्च हो रही है वास्तविक रूप में, तो मध्य प्रदेश की दशा दिशा दोनों बदलेगी। लेकिन यदि राशि आ रही है और हम उसको किसी दान के रूप में या किसी अनुदान के रूप में बांट रहे हैं या उसका भ्रष्टाचार कर रहे हैं और फिर ये तर्क दें कि प्लास्टिक की मूर्तियां ज्यादा ड्यूरेबल होती हैं
पत्थर की मूर्तियों से, तो मैं समझता हूँ पूरे देश में प्लास्टिक की मूर्तियां लगा देना चाहिए, पत्थर की मूर्ति पूरे देश से हट जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के तर्क यदि दिए जाए, बीआरटीएस पूरे दुनिया में कहीं सफल नहीं हुआ, जो रोड बनाए गए थे वो कभी सफल नहीं होते, इसलिए उन्हें हटाया जाता है और इस देश में कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी उज्जैन, इंदौर में प्रयोग हुआ, भोपाल में प्रयोग हुआ, खैर ठीक है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि रोजगार के साधन बढ़ाना चाहिए, सरकार का ध्यान उन पर होना चाहिए जो ठोस और कांक्रीट हो, जिससे मध्य प्रदेश का मैप बढ़े, जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा मिले। अधोसंरचना के साथ साथ विकास रोजगार से बढ़ेगा, न केवल महिलाओं को पैसा देने से या किसानों को पैसा देना ये कोई योजना नहीं है। ये हम उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना रहे, हम उन्हें उसके सहारे पर खड़ा कर रहे हैं कि पैसा लीजिए और काम करिए और वोट दीजिए। इसका विरोध होना चाहिए, इसका संसद में भी विरोध होना चाहिए, देश में भी होना चाहिए, क्योंकि उनको आत्मनिर्भर नहीं बना रहे आप, उन्हें आप परालंबी बना रहे हैं, अवलंबन का सहारा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकारों को रोजगार के साधन पर काम करना चाहिए, अधोसंरचना पर काम होना चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से होना चाहिए। बिल्कुल, ये वो वास्तविकता हो, धरातल पर हो। और जो आपने कहा कि ठीक है, हम किसी को आश्रित बनाने के बजाय स्वावलंबी बना दें कि वो स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े, वो रोजगार की दिशा में आगे बढ़े, तो प्रदेश की तस्वीर कुछ और हो सकती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। वंदना त्रिपाठी जी, समर सिंह जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है डबल इंजन की सरकार की। डबल इंजन की सरकार का कितना दम दिखने वाला है, और मोदी सरकार अब मध्य प्रदेश का खजाना भरने की कवायद तो कर रही है। खजाना भर भी जाएगा तो उसके बाद में मध्य प्रदेश में विकास की गति क्या होगी, और विकास यदि होता है तो वो कागजों पर होता है, धरातल पर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही उस विकास के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर में क्या कुछ परिवर्तन सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।